हेलो एवरीवन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे वैदिक एज के क्वेश्चंस बचे हैं हम उनको कंप्लीट करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल कल्चर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेटेबल बिटवीन 2000 BC एंड 500 BC। ठीक है, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफरेंट आर्कोलॉजिकल कल्चर्स, ठीक है, जो भी इस टाइम पीरियड में थे, एंड हाईलाइट देयर डिस्टिंग्विश फीचर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे फीचर्स में, किस डेटिंग्स क्या थी, किस रीजन में थे, उनका सब्सटेंस बेस क्या था, मटेरियल डेवलपमेंट कैसा था, जिसमें मटेरियल डेवलपमेंट में आप टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देखेंगे, एग्रीकल्चरल सोफिस्टिकेशन था देखेंगे, क्राफ्ट ट्रेडिशन ट्रेड कैसा था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर उनका सिरेमिक कल्चर कैसा था, ठीक है, मेटलर्जी के लिए कितनी नॉलेज थी, और कल्चरल स्पेशलाइजेशंस कैसे थे, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें ना मैप ज़रूर बना देना क्योंकि हमें ना इसके रीजन वाइज देखना है। तो इसमें एक मैप बनाएंगे, कि मैं समझाती हूँ आपको डिफरेंट कलर्स यूज़ करके। एक सेकेंड, देखो, तो ये वाला जो रीजन है ये आपका मैच्योर हड़प्पा हो गया, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये आपका लेट हड़प्पा हो गया। ये आपका कॉपर बॉर्डर्स वाला रीजन है। ये आपका OCP वाला रीजन है। ये आपका PGW का रीजन है। और ये आपका NPG सॉरी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश प्योर वाला रीजन है, ठीक है। ये अर्बन था, ये अर्बन था, ये सब ऐसे देखते हैं। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, ये सेकंड अर्बनाइजेशन है। तो बेसिकली ना इस सारे चीज़ों को हम ऐसे क्रोनोलॉजी में लेके गए हैं कि हमें पता चले कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन से लेके सेकंड अर्बनाइजेशन तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के ट्रेडिशंस डेवलप हुए हैं। तो ये सब डिस्कस करने के बाद, ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। द पीरियड बिटवीन 2000 to 500 BC remains a mysterious transitional age of the Indian history, sandwiched between the first and the second urbanization। वही वाली चीज़ जो मैंने अभी और बताई वही आ गई। Therefore, archaeological remains extremely important to the underscore the process of historical changes. This period witnessed gradual changes across the subcontinent, captured in the archaeological records of the late and the post archaeological cultures। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन का हमें कंक्लूजन कैसे देना है, क्योंकि बीच में तो हम सारी चीज़ें लिख ही देंगे सारे कल्चर्स के बारे में। थ्रू दिस एनालिसिस इट इज़ क्लियर दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस द पीक्स एंड लोज ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, दिस सर्वे टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ द डिसअपेयरेंस एंड रिसर्जेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन इन अर्ली इंडिया एंड दस रिमेन्स इमेंसली सिग्निफिकेंट। मतलब लोज एंड पीक्स तो रहे हैं, और इस पूरे सर्वे से पता चलता है कि कहाँ पे डिसअपेयर हुई हैं और चीज़ें अर्बनाइजेशन की, और कहाँ से वापस रीअमर्ज हुई हैं। बेसिक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ऑफ द ऋग वैदिक पॉलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट, इवेलुएट द प्लेस ऑफ भारत एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स इन ऋग्वैदिक पॉलिटी क्या थे वो बताने हैं। फिर उसके बेसिस पे जो है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि ऋग्वैदिक डेमोक्रेसी जो है सेटल द डिबेट। इसने एक डिबेट स्टार्ट की है कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इसके इंट्रो में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हम बता देंगे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या कॉन्टेक्सेस हैं। फिर उसके बाद इंट्रो में ही हम थोड़ा सा ब्रीफ देंगे कि पॉलिटिकल पिक्चर ऋग्वैदिक एरा में कैसी थी। हाईली डेमोक्रेटिक थी, एग्रीगेरियन पॉलिटी थी, इन पॉलिटी ट्रेडिशंस जो है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रूट्स हैं। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद जो बॉडी में आएगा डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ऑफ ऋग्वैदिक पॉलिटी कैसे थे। इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे,
ठीक है, डेमोक्रेटिक असेंबली, सभा समिति वगैरह होती थी। फिर जो है ट्राइबल स्टेट्स था, एग्लिटेरियन था, ठीक है। नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल क्लासेस, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था एज सच कि यही वाली क्लास पॉलिटिकल क्लास है। जेंडर और वर्ना बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऋग्वेदिक में होते थे। फिर लोकल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। लिमिटेशंस क्या थी डेमोक्रेसी की अर्ली वैदिक एज में? जेंडर बायसेस थे, ऑफ कोर्स थे। सभा समिति में भले ही फीमेल्स पार्ट कर रही थी, बट एन मतलब हायर क्लासेस पे और हायर पोजीशंस पे वुमेंस नहीं थी, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स बिटवीन जेंडर्स, वही कुलापति जो है वो सारी पावर्स इंजॉय करते थे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल राइट्स थे वो सप्रेस्ड हो रहे थे। ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन और मेजर हैंडल्स ऑफ द हर्डल ऑफ द यूनिवर्सलिज्म। क्यों? क्योंकि ट्राइबलिज्म में क्या हो रहा था कि ना वो लोग अपनी ही ट्राइब्स को इम्पोर्टेंस देते थे और बाकी सबको वो आउटसाइडर्स मानते थे, तो जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था नॉन ट्राइब्स का, जो उनकी टाइप्स नहीं थी, और उसकी वजह से यूनिवर्सलिज्म भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सबको एक जैसा मान नहीं रहे थे। बाय द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक एज क्या हुआ? हेरिडेटरी मोनार्की का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म का डेवलपमेंट हुआ, प्रीस्ट प्रिंस नेक्सस बनने लगे, पॉलिटिकल डिफ्रेंशिएशंस होने लग गए। तो अब इन सब के बेसिस पे हम देखेंगे कि भारत को कह सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें तो फेवर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो इन फेवर क्या क्या था? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट थे, ठीक है। दीज एलिमेंट्स कंटिन्यूज टू इंस्पायर अस इन द प्रेजेंट डे, सही बात है, आज भी हम उन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। इंडिया वॉज अमंग द अर्लीस्ट टू अडॉप्ट द सच डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। अर्लीस्ट तो था, मतलब हमने काफ़ी जल्दी अडॉप्ट किया था, फैक्ट है। अब देखो अगेंस्ट में क्या है कि सीरियस लिमिटेशंस भी थी कुछ, क्या? डिस्क्वालीफाइंग अर्ली वैदिक एज अ डेमोक्रेसी प्रेजेंट डे, मतलब आज जो उस टाइम की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी जो आज की है वो मैच तो नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ों पे वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल अर्ली पॉलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी एलिमेंट्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल। डेविड ने कहा है कि भाई ऑलमोस्ट सब में एक ही जैसा डेमोक्रेटिक एलिमेंट था, इंडिया का कुछ अलग नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि भारत इज़ वन ऑफ मैनी, नॉट द ओनली वन। तो फिर कंक्लूजन में ये लिखेंगे डेमोक्रेसी नॉट समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड बाय द सिंगल सिविलाइजेशन, thus we should be careful about using phrase such as mother of democracy. However, the question is definitely warranted. It was the colonial scholars who claimed democracy for the West and this notion needs to be dispelled. तो ठीक है, कंक्लूजन में हमने ये कि हाँ हम मानते हैं कि भाई सिंगल क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन डेमोक्रेसी नहीं बना सकती, बहुत सारी सिविलाइजेशंस के ने मिलकर डेमोक्रेसी को बनाया है, मतलब लाइक सब में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए हैं तब जाके हमें एक प्रॉपर डेमोक्रेसी मिली है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वेस्ट हमेशा क्लेम करता है कि वो लोगों ने सब कुछ लेके आए, तो उन्होंने डेमोक्रेसी पे भी क्लेम किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी स्टार्ट की और उससे पहले तो किसी को डेमोक्रेसी का पता ही नहीं था। तो इस नोशन को डिस्पेल करने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एग्जामिन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी। सिंपल क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी बताना है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी रिमेन्स हाईली रेलेवेंट इन द प्रेजेंट डे। अब देखो जब भी ऐसे सोसाइटी से वैदिक से लिंक करने हो ना क्वेश्चन, तो प्रेजेंट डे से लिंक तो कर ही देना पहले ही। फिर दिस इज बिकॉज मॉडर्न इंडियन सोसाइटी इन सर्कुलर वेज इज अ descendant of the cultural, social, religious, philosophical and value traditions of the early Vedic. The Rig-Vedic Samhita is the most important source of the unearthing the secret of the Rig-Vedic society. ये important चीज़ है, मेंशन कर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे? इक्वालिटी के बेसिस पे, इनइक्वालिटी के बेसिस पे देखो तो लार्ज एग्लिटेरियन था, ट्राइबल था अर्ली स्टेज से, बट कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इनइक्वालिटी कह सकते हो कि लेस थी। फिर वर्ना और कास्ट बेस पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी,
जो है मोबिलिटी थी, हेराल्किकल बेस नहीं थे, वरना और कास्ट जो था मैरिट बेस होती थी, वरना मतलब जो जिस काम में अच्छा हो उसको उस वर्ण में मानते थे, और कास्ट का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब तक प्रॉपर। अनटचेबिलिटी एंड सोशल रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ नहीं थी, कास्ट ही नहीं बनी तो अनटचेबिलिटी तो नहीं थी बिल्कुल। कंडीशन ऑफ वुमेन, रिलेटिवली हाई कंडीशंस भी थी वुमेन्स, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी उन पर, जैसे कि अगर कोई रिचुअल हो रहा है तो उनमें वो पार्ट्स कर लेती थी, लेकिन क्या एज ए सबॉर्डिनेट पार्ट लेती थी वो अपने हस्बैंड के साथ, वो मेन रोल नहीं निभा सकती थी, इस तरह की लिमिटेशंस थी। मैरिज नो वरना एंडोगेमी सेक्रेटमेंटल थी, ठीक है, डिवोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, बस ये होता था कि अगर कुछ सर्कमस्टांसिस में मैरिज होती है, मतलब कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से उसको डिज़ोल्व ज़रूर कर सकते थे, बट डिवोर्स नहीं हो सकता था, ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, ये सब एक्सेप्टेबल थी। रोल ऑफ द प्रीस्टली क्लास इन सोशल रेगुलेशंस बहुत कम था प्रीस्ट क्लास का रोल, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस डायमेंशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे। फिर टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे होता था डिस्क्रिमिनेशन। यूनिक सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जो यूनिक सोशल कस्टम क्या था, कैटल्स एंड सेक्रेट्स। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल्दो द ऋग्वेद प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी, डाउट्स रिमेन्स रिगार्डिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सोशल डायनामिक्स सिंस custody of the interpretations of the early Vedic society remains hotly contested. It is an active area of the historical interest with no interpretation and understanding emerging continuously. सिंपल बात है कि ऑल्दो हमारे पास काफ़ी अच्छी पिक्चर है अर्ली वैदिक सोसाइटी की, बट इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वैदिक एज वाज अ गोल्डन एज फॉर वुमेन, क्रिटिकली एग्जामिन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिबेट है, ऋग्वैदिक एज में गोल्डन एज ऑफ वुमेन था कि नहीं था। तो बहुत लाइटली देखो, इसमें दो पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे हम, एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, एक फेमिनिस्ट। नेशनलिस्ट में जो है एएस एल्टेरियर हैं, और फेमिनिस्ट में उमा चक्रवर्ती। नेशनलिस्ट का कहना था कि गोल्डन एज थी, फेमिनिस्ट का कहना था कि नॉट अ गोल्डन एज थी। अब देखो फेमिनिस्ट कमी निकाल ही लेते हैं, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। नेशनलिस्ट कह रहे थे कि भाई एक्सेस टू एजुकेशन थी, अच्छी चीज़ थी। फेमिनिस्ट कह रहे थे भैया एक्सेस टू एजुकेशन थी, लेकिन लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन थी, सिर्फ एलिट वुमेन्स ही एजुकेशन को एक्सेस कर पा रही थी, नॉर्मल कॉमन पीपल वुमेन्स नहीं कर पा रही थी, ठीक है। नेशनलिस्ट का कहना था कि पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस सेरेमनीज थी, हमने दी है, बाकी की टाइम पे तो मिली ही नहीं है। फेमिनिस्ट कह रहे थे सही बात है भाई, तुमने दी है, लेकिन सबॉर्डिनेट रोल में दी है ना सेरेमनीज में, तुम थोड़ी हमें मेन रोल निभाने दे रहे थे। फिर नेशनलिस्ट का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया, सभा समिति में पार्टिसिपेट कर रही है वुमेन्स। फेमिनिस्ट ने कहा कि हाँ ठीक है आपने दिया है, लेकिन कोई भी वुमेन ऑफिशियल क्यों नहीं है, सारे कुलपतिज ही क्यों हैं, वहाँ पे भी आप सिर्फ हमें बोलने दे रहे हो, लेकिन हमारी सुन थोड़ी रहे हो। फिर उसके बाद जो है नेशनलिस्ट का कहना था कि नो इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़, कोई इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़ नहीं थी। तो फेमिनिस्ट ने कहा कि कैसे होगी इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़, तुम तो इक्वल एक्सेस ही नहीं दे रहे हो हमें वेल्थ में, क्योंकि उस टाइम पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ सोर्स क्या था, कैटल्स थी, और कैटल्स को प्राप्त करने के दो ही तरीके थे, क्या, एक तो जो लोग वॉर करके दूसरों की कैटल्स जीत के लाते थे उससे वेल्थ मिलती थी, और जो लोग वॉर में अपनी कैटल्स को प्रोटेक्ट करते थे उनको वेल्थ मिलती थी। अब दोनों ही सूरतों में जो है कौन जा रहा है वॉर्स में, मेंस जा रहे हैं, वुमेन्स तो जा नहीं रही हैं, और जो लोग के वॉर्स में जा रहे हैं उन्हीं के बीच में मतलब लाइक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वुमेन्स को तो वेल्थ मिल ही नहीं रही है, तो फिर तुम कैसे डिसेबिलिटीज़ करोगे, तो ये तो डिसेबिलिटी ही नहीं थी ना, तुम भले ही छीन नहीं रहे हो पर तुम दे तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो नेशनलिस्ट ने कहा कि भाई स्वयंवर्स हो रहे थे, ठीक है, मैरिज राइट मिल रहा था वुमेन्स को। फेमिनिस्ट ने कहा कि हाँ स्वयंवर्स हो रहे थे, लेकिन वो क्यों इग्नोर कर रहे हो जो सेक्सुअल वायलेंस और फोर्स मैरिजेस हो रहे थे इन लोगों के साथ, जो वॉर्स में जो पार्टी हार जाती थी तो उनकी वुमेन्स को जो तुम लोग उठा लाते थे, उनके साथ वायलेंस करते थे, उनसे फोर्स मैरिजेस करते थे, वो भी तो चीज़ थी। फिर नेशनलिस्ट का कहना था कि भाई नो टैबू अगेंस्ट द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फेमिनिस्ट ने कहा हाँ तुम कोई टैबू नहीं कर रहे थे, लेकिन भाई अर्ली वैदिक सोसाइटी आर्यन सोसाइटी थी, और वो लोग क्योंकि वॉर
को इम्पोर्टेंस देते थे, तो उन लोगों का प्रेफरेंस हमेशा मेल चाइल्ड रहता था। वो तुम्हारी गर्ल चाइल्ड को मार नहीं रहे होते थे, लेकिन उन लोगों का प्रेफरेंस हमेशा से मेल चाइल्ड ही रहता था। तो इक्वालिटी तो इसे भी नहीं कहेंगे। फिर नेशनलिस्ट का व्यू था कि नो सोशल इविल्स, मतलब सती जैसे कोई इविल्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, फेमिनिस्ट ने कहा कि हाँ कोई सोशल इविल्स नहीं थे, सतीवती नहीं करा रहे थे तुम हमसे, लेकिन सबॉर्डिनेट टू मेन तो रख ही रहे थे ना, तो इक्वालिटी तो ये भी नहीं हुई। तुम मेंस को सुपीरियर मान रहे थे और हमें कम मान रहे थे। ठीक है, तो फिर नेशनलिस्ट का फाइनल व्यू था कि भाई फीमेल डीटीज़ वगैरह पूज रहे थे हम लोग, तो मतलब लाइक वुमेंस को हायर पोजीशन पे रख रहे थे। तो उन्होंने कहा, फेमिनिस्ट ने कहा हाँ तुम लोग फीमेल डीटीज़ को पूज रहे थे, लेकिन उसमें भी जो है तुम लोगों ने हायरार्की बना दी थी कि भाई मेल गॉड इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फीमेल गॉड्स आएंगे। तो तुम तो गॉडेस में भी ये कर रहे थे कि भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन क्या आएगा? नॉट अ गोल्डन एज बट अ कंडीशन ऑफ वुमेन इज कंपेरेटिवली मच बेटर देन द लेटर एजेस। ठीक है, मतलब ठीक थी बट गोल्डन एज भी नहीं कहेंगे इसे। नेस्लेस इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्चुअल है, ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अगर देखोगे तो, जैसे कि उन्होंने बस प्रूव करने की कोशिश की। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंट्रो में दे सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वॉट वेज was the egalitarian characters of the early Vedic society changed during the later Vedic society? तो evolution of the Vedic society, early Vedic to later Vedic, simple question है. In many ways, Vedic society established the basic patterns of the Indian society and it still reflect in the modern age. It underwent remarkable transformations from the early Vedic age as a response to the economic, political, religious changes. ये वाला डाल सकते हो, ठीक है. Important to understand this process of the social transformation to get a clear picture of the process that shaped early Indian society. तो देखो बॉडी में ना तुम्हें बेसिकली इन दोनों को इवेल्युएट करना है. इस क्वेश्चंस में ना मैंने हेडिंग्स ऊपर वाली ही सेम रखी है ताकि तुम्हारा लिंकेज भी डेवलप हो ही जाए. तो देखो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक. तो अर्ली वैदिक में हम देखेंगे पहले इनइक्वालिटी का क्या था और लेटर वैदिक में क्या था. इनइक्वालिटी कैसी थी? लार्ज एग्लिटेरियन था, सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेस मतलब ना के बराबर मानो. इधर इनइक्वालिटी लेटर वैदिक में बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डायमेंशंस. सही बात है, जब सब कुछ बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ गई थी. ठीक है, फिर वर्ण एंड कास्ट के बेसिस पे देखो. अर्ली वैदिक में क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी थी, मोबिलिटी थी, मैरिट बेस्ड था. लेटर वैदिक में रिजिडिटी थी और नो मोबिलिटी थी, मतलब मूव नहीं कर सकते और जिस वर्ण में काम करो उसी में करो. कास्ट ऑक्यूपेशन हायरार्की आ गई थी कि भाई मोची है तो मोची है, बेटा ही मोची बनेगा और फिर उसी बेसिस पर उनकी फैमिली चलती रहेगी. अर्ली वैदिक में अनटचेबिलिटी नहीं थी. लेटर वैदिक में अनटचेबिलिटी के लिए क्या कह सकते हो? टुवर्ड्स द इमर्जेंस बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ऑफ द रिचुअल प्योरिफिकेशन, ग्राउंड वर्क प्रिपेयर हो गया था. प्रॉपर अनटचेबिलिटी नहीं आई थी पर इसका ग्राउंड वर्क बन चुका था. फिर कंडीशन ऑफ वुमेंस पे बात कर लें तो अर्ली वैदिक में रिलेटिवली हाई थी लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, और लेटर वैदिक में तो भाई बहुत डिक्रीज़ हो गई थी कंडीशन ऑफ वुमेंस. इवन एक्सेस टू एजुकेशन भी बहुत कम हो गई थी. क्यों? उपनयन सेरेमनी की वजह से. रिचुअल बेस मान लो जैसे यहाँ पे था, क्योंकि उपनयन सेरेमनी, अब सेरेमनीज़ में ये पार्ट लेने नहीं देते हैं वुमेंस को, तो जब बेचारे सेरेमनीज़ में पार्ट नहीं ले पाएंगी तो एजुकेशन कैसे एक्सेस करेंगी. फिर मैरिज के बेसिस पे देखो तो दो वरना एंडोगेमी थी, पॉलीजिनी भी थी, स्पेलिंग गलत हो गई है, पॉलीजिनी भी थी और पॉलीएंड्री दोनों एक्सेप्टेड थी. ठीक है, अब लेटर वैदिक में क्या हुआ? वरना एंडोगेमी होने लगी थी कि भाई अपने ही वर्ण में शादी करनी है, बाहर के वर्ण में नहीं करनी है. और पॉलीएंड्री तो इन्होंने हटा ही दी, मतलब ड्रॉप दी टाइप ऑफ मैरिज की एक वुमेन मल्टीपल मेन से मैरिज करे, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई ये गलत है, इम्प्योर है एंड ऑल दैट. लेकिन इनका वो चल रहा था कि एक मेल कर सकता है. ठीक है, 8 डिवीजन ऑफ मैरिज बीसी पीरियड में हुआ. फिर रोल ऑफ प्रीस्टली क्लासेस अर्ली वैदिक में बहुत कम था और लेटर वैदिक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म बन गए थे और प्रीस्ट प्रिंस नेक्सस की वजह से भी. टाइप्स एंड एक्सटेंट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इधर अर्ली वैदिक में ट्राइबलिज्म की वजह से और था, और लेटर वैदिक में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड वर्ण. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेटिज्म एंड कंट्रोल, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ था? 63 हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज़ का एमर्जेंस हुआ था जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी
बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसको इससे लिंक ज़रूर करना है, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए थे। ठीक है, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस कंटेंट, एंड इफ it is really helpful in your answer writing, please comment down and please tell me so that I can make such videos with lot of motivation, because it takes so much time and efforts to develop these kind of model answer structures. I hope you guys understand, so please support. Thank you so much and all the very best for your preparation.